तो आज एक बहुत ही दिलचस्प जापानी सोच पर बात करते हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब है इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। उस पर कुछ नोट्स और समीक्षाएं हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे जीवन में क्या मायने रख सकते हैं। हाँ, मतलब मिशन यही है कि ये समझें कि आखिर ये इकिगाई है क्या भला, और क्या सच में इसका लंबा और खुशहाल जीवन से कोई लेना देना है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ जीने की वजह ढूंढने से कहीं ज्यादा है, जैसा आपने कहा। अच्छा, हाँ, जैसा कि इन समीक्षाओं में भी बताया गया है, ये असल में 4 बहुत जरूरी चीजों का संगम है। 4 चीजें कौन सी? एक तो वो जो आपको करना पसंद है, मतलब आपका पैशन। ठीक है, पैशन। दूसरा वो जिसमें आप माहिर हैं, आपका हुनर। ओके। तीसरा वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब एक मिशन जैसा। दुनिया की जरूरत। और चौथा जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशन या वोकेशन। अच्छा, तो ये चारों मतलब जुनून, हुनर, जरूरत और पैसा। हाँ जी। Okay? दिलचस्प बात यह है कि जहाँ ये चारों दायरे मिलते हैं ना, वहीं आपका इकिगाई होता है। तो ये सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना काफी नहीं है, उसे दुनिया की जरूरत और कमाई से भी जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, यही इसका खास नजरिया है। ये तो कई सेल्फ हेल्प विचारों से थोड़ा अलग लगता है। वो अक्सर सिर्फ जुनून पर ही ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, ये एक ज्यादा होलिस्टिक, मतलब एक संतुलित नजरिया है। ओके। किताब की समीक्षा में ओकिनावा द्वीप का जिक्र भी आता है। हाँ, ओकिनावा, मैंने सुना है इनके बारे में। जी, ये दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाले लोगों के लिए जाने जाते हैं। शतायु लोग बहुत हैं वहाँ। 100 साल से ज्यादा। हाँ, और वहाँ के बुजुर्गों की जो आदतें हैं, वो अनजाने में ही इकिगाई के सिद्धांतों को जीती हुई लगती हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे उनका हमेशा सक्रिय रहना। समीक्षा बताती है कि वो बागवानी करते हैं या दोस्तों के साथ रोज टहलते हैं। छोटी छोटी चीजें। मतलब रिटायर होके बस बैठ जाना नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ करते रहना। बिल्कुल। और उनका वो खाने का नियम भी है, हारा हाचीबू। हाँ, ये मैंने पढ़ा था नोट्स में, हारा हाचीबू। इस सुनने में बड़ा मजेदार है। इसका क्या मतलब हुआ? हारा हाचीबू का मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना। सिर्फ 80%? हाँ, यानी थोड़ी भूख बाकी रखते हुए ही खाने से उठ जाना। ये ओवर ईटिंग से बचाता है। अरे वाह, आजकल के ऑल यू कैन ईट बफे के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। और उनका खानपान भी देखिए, ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है। कैलोरी कम, हरी चाय, टोफू जैसी चीजें खूब इस्तेमाल होती हैं। तो ये सब लंबी उम्र में मदद करता होगा? हाँ, लगता तो यही है। ये तो हुई सेहत की बात, पर समीक्षा में सामाजिक जुड़ाव का भी जिक्र था। मुआई करके कुछ, ये क्या है? हाँ, मोआई। ये ओकिनावा में पारंपरिक रूप से बने छोटे छोटे सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, सपोर्ट ग्रुप्स। जी हाँ, ये अक्सर बचपन में बनते हैं और फिर जिंदगी भर साथ निभाते हैं। एक दूसरे को आर्थिक और भावनात्मक सहारा भी देते हैं। बचपन से लेके जिंदगी भर, कमाल है। हाँ, ये गहरी सामुदायिक भावना अकेलेपन को दूर रखती है, जो आजकल शहरों में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सही बात है। ये सुरक्षा और अपनेपन का एहसास भी इकिगाई का ही एक जरूरी पहलू माना जाता है, और दिमाग को व्यस्त रखना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। ये मुआई वाली बात तो बहुत ही अच्छी लगी, सच में। आजकल शहरों में ऐसी कम्युनिटी कहाँ मिलती है? बिल्कुल। अच्छा, इन स्रोतों में एक और दिलचस्प कड़ी है, फ्लो की अवधारणा। किताब में इसका जिक्र है। ये क्या चीज है और इकिगाई से कैसे जुड़ी है? फ्लो, ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने मगन, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए या कोई प्रोग्रामर कोडिंग करते हुए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आप पूरी तरह एकाग्र होते हैं। आपके सामने जो चुनौती होती है और आपका जो हुनर है, उसमें एक संतुलन होता है। ये मिहाई चिक्सन-मिहाई का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। किताब इसे इकिगाई से इसलिए जोड़ती है क्योंकि जब आप अपनी पसंद का और अपने हुनर वाला काम करते हैं तो अक्सर फ्लो महसूस करते हैं। तो ये रोजमर्रा की संतुष्टि का एक जरिया बन जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। यानी अपने काम में पूरी तरह खो जाना। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। समीक्षाओं में ये भी कहा गया है कि किताब की भाषा सरल है और ओकिनावा के लोगों की कहानियां प्रेरणा देती हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी थी शायद। समीक्षा में ऐसा कुछ था कि जापानी संस्कृति को शायद थोड़ा ज्यादा ही सरल बना दिया गया है। हाँ, ये आलोचना कुछ हद तक जायज है।
कुछ समीक्षकों का मानना है कि किताब कहीं कहीं विचारों को दोहराती है और शायद जापानी संस्कृति की जो जटिलताएं हैं उनको थोड़ा नजरअंदाज करके एक आसान सी तस्वीर पेश करती है। अच्छा। ये भी कहा गया है कि ये ठोस वैज्ञानिक शोध के बजाय किस्सों और कहानियों पर ज्यादा आधारित है। तो मतलब इसे एक एकेडमिक स्टडी की तरह ना देखें। हाँ, इसे एक प्रेरणादायक गाइड की तरह देखना शायद ज्यादा सही होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। तो क्या ये किताब थोड़ी कह सकते हैं रोमांटिक तस्वीर पेश करती है जापानी संस्कृति की, जैसा समीक्षा में कहा गया? थोड़ा बहुत शायद, हाँ, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो जिंदगी में थोड़ी दिशा या एक संतुलन खोज रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आलोचनाओं के बावजूद जो लोग जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस कर रहे हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में संतुलन नहीं है, उनके लिए ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। एक तरह से सोचने का नया नजरिया दे सकती है। जी, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपके लिए वाकई क्या मायने रखता है। जैसा कि किताब में ही एक जगह कहा गया है, हमारा इकिगाई हम सबके लिए अलग है, लेकिन हम सभी अर्थ की तलाश में हैं। हम सभी अर्थ की तलाश में हैं। बात तो सही है। हाँ, ये तलाश ही शायद अहम है। तो मतलब इकिगाई खोजना एक तरह से खुद को ही खोजना है। हाँ, अपनी जगह ढूंढना। बिल्कुल। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि क्या इकिगाई सिर्फ किसी एक बड़े भव्य जीवन उद्देश्य को पाने के बारे में है, या फिर ये रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में भी मिल सकता है? छोटे पलों में जैसे अपनी किसी हॉबी में खो जाना, दोस्तों से दिल खोलकर बात करना, या बस अपना रोज का काम अच्छी तरह से करना। हाँ, इन सब में भी तो उद्देश्य, फ्लो और जुड़ाव महसूस हो सकता है ना? ये तो सोचा ही नहीं। शायद असली संतुष्टि इन बिखरे हुए छोटे छोटे इकिगाई लम्हों को पहचानने और उन्हें अपनी जिंदगी में जोड़ने में ही छुपी हो। जरूरी नहीं कि वो कोई एक ही बड़ी चीज हो।